अगले 30 मिनट के लिए कुर्सी की पेटियां बांध लीजिएगा दोस्त, क्योंकि एक बार फिर आपके सामने पेश है मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो पूरा यूनिट है वो मैं यहां खत्म करवाने वाला हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां से नीट में बार बार सवाल पूछा जाता है उनको हम कवर करने वाले हैं। कुछ थियोरेटिकल पॉइंट और कंसेप्ट मैं छोड़ूंगा जो आपको खुद से पढ़ने हैं, बट 90% से ज्यादा कंसेप्ट जहां से बार बार नीट में सवाल आता है वो हम कवर करने वाले 30 मिनट में। अगर आपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, और बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो बस इन फॉर्मूलाज को अच्छे से कर चले जाना और इन फॉर्मूलाज के ऊपर पीवाई को प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इस बात की 100% गारंटी है। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बट अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो दोस्त, तो एक बार फिर से आप सबका खूब खूब स्वागत करना चाहूंगा मैं सुधांशु एमबीबीएस के आपके इस YouTube चैनल पर, और साथ ही साथ हमारी 21 डेज की रीनीट सीरीज के अंदर, जहां हम 21 दिनों में 21 वन शॉट वीडियोस के थ्रू कंप्लीट फिजिक्स करने वाले थे, जिसका ये 14वां 15वां कुछ वीडियो होगा। और हाई वेटेज चैप्टर जितने भी हैं उनको हम खत्म कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कोर्स वाले सेक्शन में, वीडियोज वाले सेक्शन में देख सकते हैं, आपको वहां मिल जाएंगे। अभी हम शुरू करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3-4 सवाल देखने को मिलते हैं और आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूलाज याद है, आपका आंसर आ जाएगा, नहीं याद है नहीं आएगा। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है, वो आता है टेम्परेचर की यूनिट कन्वर्जन का। अगर आपको सेंटीग्रेड में दे रखा हो तो फ़ारेनहाइट में कैसे निकालना, फ़ारेनहाइट में दे रखा हो तो केल्विन में कैसे निकालना, तो उसके लिए ऐसा बोला जाता है कि डेल्टा एक्स, यानी कि कोई भी टेम्परेचर की यूनिट है तो डेल्टा एक्स ओपन एक्स का बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, इसको इक्वल कर लीजिए आप दूसरे के साथ, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा सी ओपन 100 माइनस 0, डेल्टा एफ ओपन 212 माइनस 32, डेल्टा के ओपन 373 माइनस 273। वैसे ही डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा सी ओपन 5 इक्वल्स टू डेल्टा एफ ओपन 9। बोला जाए कि डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आपने 5 डिग्री का चेंज किया है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 9 डिग्री का होगा। इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। या फिर आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री और फ़ारेनहाइट में कितना होगा पूछा जाए, 10/5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9 से आप निकाल सकते हैं। बाकी सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, 273 को बस प्लस करना है, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। फिर आते हैं जूल भाई साहब। क्या कहते थे जूल भाई साहब? जूल भाई साहब कुछ नहीं कहते थे दोस्त, जूल भाई साहब ने बोली थी जो हीट है या उष्मा है वो और वर्क और कार्य जो है वो एनर्जी का ही फॉर्म है। मतलब कि हम एनर्जी पढ़ते हैं, हीट पढ़ते हैं, वर्क पढ़ते हैं, इन सब अलग अलग टर्म को पढ़ते हैं। तो जूल भाई साहब ने कहा था कि ये कुछ और नहीं मित्र, ये सब एनर्जी का ही टाइप है, बट हमें इनको इंटरचेंज करना आना चाहिए। कैसे इंटरचेंज करना आना चाहिए? अगर आपको हीट दे रखी है, वहां से वर्क निकालना है तो आपको जूल का मल्टीप्लाई करना होगा, जूल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना होगा, और उसका उल्टा काम करना है, जूल कांस्टेंट का डिवाइड करना होगा। यानी कि सीधी सी बात, अगर आपको 1 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है, 4.2 जूल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट या फिर विशिष्ट उष्मा क्या होती है? अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पहला चैप्टर है कैलोरीमेट्री, ठीक है। विशिष्ट उष्मा क्या होती है? तो बहुत सिंपल सी बात है, स्मॉल सी और कैपिटल सी दो टाइप की होती है। स्मॉल सी यानी ग्राम स्पेसिफिक हीट और कैपिटल सी यानी मोल स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ग्राम स्पेसिफिक हीट को मोल स्पेसिफिक हीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बड़ा सी है वो छोटे सी और मोलिकुलर वेट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इस स्मॉल सी की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, 1, आइस के लिए 1/2 और स्टीम के लिए 0.47। यूनिट ध्यान रखना कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। और क्यू के लिए हमारा फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। अगर मास दे रखा हो तो छोटा सी यूज करना, मोल दे रखे हो तो बड़ा सी यूज करना। तो स्मॉल m स्मॉल c डेल्टा टी या फिर nc डेल्टा टी। अगर मोल दे रखे हो तो मोल स्पेसिफिक हीट, अगर मास दे रखा है तो ग्राम स्पेसिफिक हीट, ठीक है। एक सवाल आपको इस तरीके का पूछा जाएगा, एक 2 मोल आइस है, ठीक है, 2 मोल आइस है, यानी कि अपन को n दे रखा है तो अपन कैपिटल सी यूज करेंगे, स्मॉल सी सर कैपिटल सी यूज करेंगे। को 72 कैलोरी एनर्जी दी गई, इसकी यूनिट का बस ध्यान रखना, यही अपनी गलती होती है। 72 अगर कैलोरी में है तब तो आप सीधे इसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं, नहीं तो तुमको इसको जूल में है तो उसको कैलोरी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 72 कैलोरी अगर आपने 2 मोल आइस को दी तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा ये पूछा गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, nc डेल्टा टी से करेंगे तो q इक्वल्स टू n कितना है, 2। कैपिटल सी कितना है सर? आइस के लिए आपने बोला था 1/2 स्मॉल सी था, उसको कैपिटल सी में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और डेल्टा टी पूछा है, टेम्परेचर में कितना राइज होगा, तो डेल्टा टी तो अपन को निकालना है। और क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 72 लिख सकता हूं। 72 इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया, 18 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 72/18। तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, इतना। नेक्स्ट आपको पूछा है कि हीट कैपेसिटी या फिर उष्माधारिता क्या होता है। तो हीट कैपेसिटी और उष्माधारिता कुछ नहीं है, अपन ने सी स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एच सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी या फिर एम इंटू सी। हमने बोला था एम सी डेल्टा टी,
तो ये एम सी दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी या फिर उष्माधारिता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक मेथड जिसको फेस ट्रांसफर या फिर अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन क्या है भाई, अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है कोई आइस से कोई लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, कोई सॉलिड से गैस बन रहा है या फिर लिक्विड से गैस बन रहा है, तो जब ये अवस्था में परिवर्तन होगा तब भी तो कोई ना कोई एनर्जी निकलेगी। भाई वाटर जो है वो लिक्विड है, वही अगर आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस लिक्विड को आइस में कन्वर्ट होने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी का एक्सचेंज होता होगा। तो हमने देखा कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज कैसे निकालेंगे, एम सी डेल्टा टी या एन सी डेल्टा टी से। वहीं अगर उसकी फेज में चेंज आ रहा है तो कैसे निकालेंगे, तब हमें यूज करना होगा गुप्त उष्मा या फिर लेटेंट हीट का। ठीक है, तो एक फॉर्मूला जैसे Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी होता था, वही यहां होता है M इंटू एल। एल क्या है, लेटेंट हीट या फिर गुप्त उष्मा। तो सुनना, अगर सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो LF का यूज करेंगे। LF की वैल्यू कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ध्यान रखना यूनिट का कैलोरी पर ग्राम है। वही इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, और अगर गैस में कन्वर्ट हो रही है लिक्विड तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और उसको एल भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 540 कैलोरी पर ग्राम या फिर 536 भी लिखा हुआ मिलता है। कैसे आ सकता है, सवाल देखिएगा। एक आइस है जो कि 0 डिग्री पर है, उसको अगर आपने नीचे फेंक दिया, ठीक है, कितने हाइट से नीचे फेंका, 420 मीटर से नीचे फेंका, तो कितनी आइस मेल्ट होगी ये पूछा है। निकाल सकते हैं क्या, सुनना मेरी बात, कितनी आइस मेल्ट होगी ये पूछा है। तो सबसे पहले सर आपको क्या निकालना होगा, हीट निकालनी होगी या फिर डेल्टा क्यू निकालना होगा। डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, आपको ये दे रखा है हाइट, तो आप एनर्जी निकाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी। वो कितनी होगी सर, mgh के बराबर होगी। यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वही क्या हीट में कन्वर्ट होगी, यस सर। बट हम ये जो आंसर निकालेंगे वो किस में आएगा, जूल में। उस जूल को हमें किस में चेंज करना होगा, कैलोरी में। क्या हम कर देंगे सर, यस सर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यू निकालता हूं, कितना आएगा, mgh। तो m कितना है भाई, m कितना है, कितनी दे रखी है m मास तो दे ही नहीं रखा इसका, तो कोई बात नहीं, मास नहीं दे रखा तो मास को ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। g 10 और हाइट कितनी दे रखी है, 420। तो ये आ जाएगा अपने पास 4200 m जूल में। ये अपने पास आंसर है किसमें, जूल में, यू का। अब इसको अगर मुझे हीट में कन्वर्ट करना है तो मुझे कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता था, क्या 4.2 जूल होता था। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल्स टू कितना आएगा, क्या 1/4.2 कैलोरी आएगा। यस भैया, तो अगर 1 जूल इतने कैलोरी के बराबर है तो इतने जूल कितनी कैलोरी के बराबर होंगे, तो 4200 अपन 4.2, साथ में m और है, तो ये आ जाएगा 1000 m। तो यहां पर आ जाएगा 1000 m कैलोरी। ये एक अपने पास क्या आ गई, हीट। अब इसी हीट के कारण वो जो बर्फ है, इसी हीट के कारण वो बर्फ है वो मेल्ट होगी। तो सुनना भाई, यहां पर अपने पास कैपिटल M मास की बर्फ थी, यहां पर अपने पास कैपिटल M मास की बर्फ थी। ठीक है, अब वो जब तक यहां गिरी, ठीक है, तब तक अपने पास स्मॉल m बचा। यहां पर गिरी तब तक अपने पास स्मॉल m बचा, यानी कि स्मॉल m भी नहीं बचा। देखो मैंने माना कि इसकी पहले मास m था, उसके बाद स्मॉल m मास जो है वो मेल्ट हो गया, तो कितना मास बचा है, कैपिटल ओपन स्मॉल m बचा है। ठीक है, मेरी बात समझ गए, कैपिटल ओपन स्मॉल m बचा है। मेल्ट होने का मतलब ये है कि ये सॉलिड से लिक्विड में गया है, तो सॉलिड से लिक्विड में जब जाता है तब कितनी एनर्जी लॉस होती है भाई, कितनी एनर्जी लॉस होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहाँ कैपिटल M को यूज करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ कैपिटल M को यूज करूंगा, तो कितनी एनर्जी बाहर निकलती है भाई, तो हम डेल्टा Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, क्या M इंटू डेल्टा L लिखते हैं, क्या m इंटू एल लिखते हैं। एल की वैल्यू अपन को पता है, अपन को ये मास निकालना है, तो मुझे अगर ये क्यू पता है तो क्या मैं स्मॉल m निकाल सकता हूं भाई। सॉलिड में मेरे पास कैपिटल M था, आइस, उससे लिक्विड बना स्मॉल m मास, तो वो कितना बना, तो वो मैं कैसे निकालूंगा सर, डेल्टा Q इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू एल एफ, इससे आप निकाल सकते हैं। तो क्या मेरे पास Q का वैल्यू है, Q की वैल्यू यस सर है, पर कितनी है, 1000 कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू एल एफ को मैं क्या लिखूंगा, क्या 80 लिख दूंगा, यस सर। तो स्मॉल m ओपन कैपिटल M, क्या यही फ्रैक्शन है, अपन को क्या पूछा कितना फ्रैक्शन कन्वर्ट होता है, तो स्मॉल m ओपन कैपिटल M इक्वल्स टू क्या 80 ओपन 1000 आएगा, क्या 80 ओपन 1000 आएगा, और यही अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि कोई मिक्सचर है, कोई एक ए वैल्यू है, कोई बी वैल्यू, M1 C1 T1 M2 C2 T2, उनको मिक्स कर दिया, तो पहले ये टेम्परेचर T1 जो था वो T2 से ज्यादा था, इनको मिक्स कर कर एक नया वो बनाया गया M1 C1 T1, तो उसका नया टेम्परेचर जो है फाइनल वो कैसे निकालेंगे, तो M1 C1 डेल्टा T इक्वल्स टू M2 C2 डेल्टा T। यहाँ पर T1 इससे जरूर ज्यादा होगा, तो T1 माइनस TF, यहाँ TF माइनस T1। एक सवाल ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, 100 ग्राम आइस को,
ठीक है, जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको 60 ग्राम H2O के साथ मिलाया तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये पूछते हैं। तो सुनना मेरी बात, कैसे करेंगे भाई, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, करेंगे कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले -10 डिग्री की जो आइस है उसको आपको 0 डिग्री आइस पर ले जाना होगा। सबसे पहले उसको 0 डिग्री आइस पर ले जाना होगा, फिर इस 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री पर वाटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mc डेल्टा टी के बराबर, क्योंकि यहां केवल टेम्परेचर में चेंज आया है। और यहां कितनी होगी, ml के बराबर होगी, क्योंकि यहां टेम्परेचर के साथ साथ क्या चेंज हुआ है, उसकी स्टेज भी चेंज हुई है, तो ml के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये mc डेल्टा टी और ये ml। अब ये 0 डिग्री का वाटर है और ये 10 डिग्री का वाटर है। अब इन दोनों को मिलाओ तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, तो M1C1 T1, M2C2 T2, और यहां से आपको T फाइनल मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तक अपन ने बात की कैलोरीमेट्री की, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, इन सब चीजों के बारे में। अब अपन केटीजी की बात करेंगे। अब केटीजी में एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, कैसे केटीजी में काम होता है देखना। केटीजी में सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है गैस इक्वेशन। तो क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब इसके लिए अलग अलग लॉ दिए गए थे, चार्ल्स का लॉ, गेलुसेक, डार्विन, तो वो सब आप अपनी एनसीईआरटी किताब से पढ़ लेना, बाकी केमिस्ट्री में भी आते हैं सेम। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो है वो अपनी इक्वेशन है जो सबको पता होगा। यहां कंफ्यूजन होता है आर की वैल्यू कितनी है भैया। तो अगर आपको जूल में निकालनी हो तो 25/3 और कैलोरी में निकालनी हो तो 2 के बराबर रखनी है। ठीक है, वही अपन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को पीवी इक्वल्स टू एनकेटी भी लिखते हैं। यहां जो एन है स्मॉल एन वो मोल है, यहां कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो यहां आर गैस कांस्टेंट था, यहां के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.4 × 10⁻⁻23 होती है। एक और रिमार्क ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में एसटीपी या एनटीपी लिखा है तो टेम्परेचर की वैल्यू आपको 273 केल्विन और प्रेशर की वैल्यू 10⁵ पास्कल लिखनी है, अगर क्वेश्चन में ना दे रखी हो और ये दे रखा हो। दूसरी चीज हमको पूछा जाता है वी आरएमएस क्या होता है, वी मीन क्या होता है और वी प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो वी आरएमएस कुछ नहीं होता, √3RT/m0 या फिर √3KT/m के बराबर होता है। वी मीन कितना होता है, वी एम √8RT/m0 के बराबर, और वी बी कितना होता है, √2RT/m0 के बराबर। इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे कम ये पूछा जाता है, तो वी आरएमएस सबसे ज्यादा, फिर एम और पी। ठीक है, अब कई बार ये तीनों का रिलेशन होता है। कब रिलेशन होता है, जब एक ही पात्र या फिर एक ही रूम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गैस के। बट अगर एक ही मॉलिक्यूल है, केवल एक रूम में एक ही मॉलिक्यूल है, तब इन तीनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, पूछा गया तो सबके हवा उड़ जाएंगे, सब इस पे टिक करेंगे और नीट वाले पहला ही ऑप्शन इसको देंगे और आंसर ये होगा, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज मून के ऊपर, कई बार स्टेटमेंट असर्शन में पूछा जाता है मून के ऊपर एनवायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि वहां का जो गैसेज है उनका वी आरएमएस जो है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। भाई एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उस पृथ्वी से, जैसे कि पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 km/h। तो अगर आपकी एस्केप वेलोसिटी 11.2 से ज्यादा हो गई, आपकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो आप पृथ्वी पर रहेंगे ही नहीं, आप पृथ्वी से बाहर निकल जाएंगे। तो वहां क्या है, जो गैसों की नॉर्मल वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो उस प्लेनेट पर रह ही नहीं सकते, उस मून पर रह ही नहीं सकती है गैसें, वो बाहर चली जाती है। इसी कारण वहां का एटमॉस्फेयर क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगली बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर स्वतंत्रता की कोटि किसे कहते हैं। तो ये सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एक बार बोर्ड पे आप देखिएगा ध्यान से, बाकी मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूं। देखो नॉर्मली तो मैं टोटल ही पूछी जाती है, टोटल कितनी कितनी होती है, तो वो तो याद रखना बहुत सिंपल है। मोनो एटॉमिक के लिए 3, डाई एटॉमिक के लिए 5, पॉली, देखो कुछ नहीं दिया हो तो 5 मानना, डाई के लिए 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, पर हमें मानना 5 है। मोनो के लिए 3, डाई के लिए 5, पॉली अगर लीनियर है तो 7 और लीनियर नहीं है, अगर नॉन लीनियर है तो 6। तो ये 3, 5, 7, 6, ये तो बहुत सिंपल। पर कई बार हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप वाइब्रेशन को नेग्लिजिबल मानिए, या फिर आप वाइब्रेशन को इंक्लूड कीजिए, या फिर डाई एटॉमिक है बट हाई टेम्परेचर पर है, तो वो कंडीशन अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है वो लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशन 3 के कारण रहता है। तो मोनो एटॉमिक के लिए तो L 3 है, 0 0 किसके लिए है, रोटेशनल और वाइब्रेशन के लिए, और टोटल भी 3 है। वहीं डाई एटॉमिक के लिए अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो 3 2 0, बट अगर हाई टेम्परेचर है तो 2 वाइब्रेशन में भी आएंगे, 3 2 2, और इस कारण 7 हो जाता है। ये अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला है कि डाई एटॉमिक वेरी हाई टेम्परेचर पर है तभी गिनना है, बाकी हमको 5 ही मानना है। ठीक है, पॉली एटॉमिक अगर लीनियर है तो 3 2 2 और 7 अपना आंसर आएगा। ठीक है, और अगर बोल दे कि पॉली एटॉमिक जो है वो लीनियर नहीं है तो 3 3 दोनों में होती है और वाइब्रेशन की 0 होती है और 6। आपको कई बार ये पूछा जा सकता है कि मोनो, डाई, लीनियर पॉली और नॉन लीनियर पॉली में
किसकी सबसे ज्यादा रोटेशनल के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो ध्यान रखना पॉली एटॉमिक के लिए होती है, क्योंकि इसकी 3 होती है, बाकी सबकी हाईएस्ट 2 ही हो सकती है। मैक्सवेल भाई साहब क्या कहते थे? मैक्सवेल भाई साहब ने यू का फॉर्मूला दिया था, वो बोला था F इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू एफ पीवी बाई 2 या फिर एफ एन के टी बाई 2 या फिर एफ एन आर टी बाई 2 के बराबर होती है। नेक्स्ट सीवी और सीपी। सीवी कुछ नहीं एफ बाई 2 आ रहा है और सीपी कुछ नहीं है एफ प्लस 2 बाय 2 इंटू आर है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको पता रहने चाहिए। मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, इन सभी के लिए, इन चारों टाइप की गैसों के लिए आप सीवी और सीपी की वैल्यू मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीवी और सीपी का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है? आर गैस कांस्टेंट के बराबर है। और दोनों का रेशो होता है वो किसके बराबर होता है? गामा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ध्यान रखना ये कैपिटल सीपी ओपन कैपिटल सीवी है। अगर स्मॉल सीपी ओपन स्मॉल सीवी दे रखा हो, स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी, तो आर के नीचे आपको मोलिकुलर वेट का डिवाइड करना पड़ेगा। साथ में आपको सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा के बीच में भी रिलेशन पूछा जाता है, 1 + 2/f आप याद रखना, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे एटोमिसिटी बढ़ेगी यानी कि परमाणुकता बढ़ेगी, मोनो एटॉमिक से डाई, डाई से पॉली, वैसे वैसे क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बढ़ेगी। हमने यही देखा था, देखो यहां से यहां जाने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वैसे वैसे गामा जो है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि मोनो के लिए सबसे ज्यादा, फिर डाई के लिए और फिर पॉली के लिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट फॉर्मूला केटीजी का आता है डेल्टा यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी जो है, आंतरिक उष्मा जो है, आंतरिक ऊर्जा जो है, वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, F/2 nRT या फिर NCV डेल्टा T से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सभी चीजें आपके सामने थी। केटीजी हमने बहुत फटाफट रिवाइज किया, फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा, ये गणित चलती है भाई केटीजी में। अब थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स भी इतना ही सिंपल है। सबसे पहले हम साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं? 5 प्रोसेस होते हैं, साइक्लिक, आइसो बारिक, उसके बाद ऐसा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसके बाद एडियाबेटिक, हम एक एक को सबको देखेंगे। सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस, तो एक ही बात ध्यान रखना, जहां साइक्लिक प्रोसेस की बात आए वहां डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज, इंटरनल एनर्जी जो है यू फाइनल यू माइनस यू इनिशियल, वो हमेशा 0 के बराबर होता है। और इसका जो एरिया होता है, साइक्लिक पाथ का जो एरिया होता है, वो हमेशा किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, साइक्लिक के लिए वर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते भैया? तो बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग सिखाते हैं। मेरा बहुत आसान सा तरीका है, क्या करना है? P और V के बीच में हमेशा ग्राफ होगा। देखो P और V के बीच में जब ग्राफ है ना, तभी ये इसके एरिया के बराबर होगा और तभी U 0 होगा, ये बात ध्यान रखना। तो P और V के बीच में जब भी ग्राफ हो तो आपको V एक्सिस से उस साइक्लिक प्रोसेस का सबसे फारेस्ट पॉइंट, यानी कि ये अपना V एक्सिस है, सबसे दूर कौन सा पॉइंट है? तो सबसे दूर भैया ये पॉइंट है, ठीक है। यहां जैसे जैसे आते जाओ 5, तो सबसे दूर पॉइंट जो है वहां पर आपको देखना है कि V क्या हो रहा है। अगर उस पॉइंट पर V बढ़ रहा है तो वर्क पॉजिटिव, अगर V कम हो रहा है तो वर्क नेगेटिव। तो देखो ये साइक्लिक प्रोसेस यूं घूम रहा है, यूं डायरेक्शन है, यानी कि यहां पर ऐसी डायरेक्शन होगी, यहां पर ऐसी डायरेक्शन, यानी कि यहां से यहां जाने पर V क्या होता जा रहा है? कम, यानी कि वर्क भी क्या होता जाएगा? नेगेटिव। इस तरीके से निकालने, जैसे ये देखो पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ में ये V एक्सिस है, तो हमें इस पॉइंट पर देखना है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? तो ये यूं 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 हो रहा है, तो इस तरीके से होगा। तो यहां से यहां जाने पर V जो है वो बढ़ रहा है, तो W क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई साहब? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस DU होता है। 0 और सेकंड से कभी पूछे नहीं जाते सवाल, तो आप उनको खुद से देख लीजिएगा। बाकी डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस DU के बराबर होता है। डेल्टा Q क्या है? डेल्टा Q है हीट या फिर उष्मा। उसको कैसे निकालते हैं? MC डेल्टा T या ML से निकालते हैं, जो कि हम कैलोरीमेट्री में पढ़ चुके हैं। W क्या है? वर्क डन, जिसको रूट PV यानी कि PV कर्व का जो एरिया है उससे निकालते हैं। और DU को अपन ने KTG का लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था, NCV डेल्टा T या फिर F/2 RT से निकालते हैं, ठीक है। Q कब पॉजिटिव होगा? अगर Q पॉजिटिव है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, नेगेटिव है यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। बहुत सिंपल सी बात अपन जानते हैं। दूसरी चीज, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है ऐसा बोला क्वेश्चन में, तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा, ये बात भी अपन आगे पढ़ चुके हैं। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क भी कितना होगा? 0 होगा। ऐसा कब होगा? आइसोबारिक प्रोसेस में। उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो DU पॉजिटिव होगा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो DU नेगेटिव होगा। सबके साइन भी आपको समझा दिए गए। अब पढ़ते हैं अपन पहला प्रोसेस। सब प्रोसेसों में 6 पॉइंट जो है वो अपन को आते हैं, तो अपना एक सवाल नीट में पक्का समझिए। सबसे पहला, आइसोवॉल्यूमिक या फिर समआयतनिक प्रक्रम। आइसोवॉल्यूमिक या समआयतनिक प्रक्रम क्या होता है भाई? आइसोवॉल्यूमिक का मतलब होता है कि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो PV इक्वल्स टू nRT थी, उसमें V अपना कांस्टेंट है, N और R को हमेशा कांस्टेंट ही मानना है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि P1 ओपन P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T1 ओपन T2। किस प्रोसेस के लिए? आइसोबारिक के लिए।
P और V में ग्राफ बनाओगे तो V तो कांस्टेंट रहेगा, P या तो बढ़ेगा या फिर P जो है वो कम होगा। और इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप होगा इनफाइनाइट और tan थीटा के बराबर। दूसरी चीज है आपको पूछी जाती है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है, बीटा क्या होता है? तो बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस वी डेल्टा पी ओपन डेल्टा वी। क्या होता है? माइनस वी डेल्टा पी ओपन डेल्टा वी। तो ये कौन सा प्रोसेस है भाई? आइसोबारिक, यानी कि डेल्टा वी कितना है? 0। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। बहुत कम पूछते हैं पर याद रखना। और आइसोबारिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो Q अपना कितना आ जाएगा? एनसीवी डेल्टा टी। और U भी कितना आएगा? एनसीवी डेल्टा टी। ध्यान रखना, देखो U जो है वो हमेशा एनसीवी डेल्टा टी होगा। Q डिपेंड करता है कि प्रोसेस कौन जाए। अगर वॉल्यूम वाला प्रोसेस है तो एनसीवी डेल्टा टी, प्रेशर वाला प्रोसेस है तो मैं यहां बता देता हूं, देखो एनसीपी डेल्टा टी है, बट डी जो है वो हमेशा एनसीवी डेल्टा टी होगा। ठीक है। दूसरी चीज, आइसोबारिक में या फिर समदाबीय में क्या होगा? वॉल्यूम अपना प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट है, एन और आर कांस्टेंट है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि V1 ओपन V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T1 ओपन T2। बहुत सिंपल सी बात है। यानी कि पीवी कर्व अगर अपन बनाए तो इसका जो स्लोप है वो कितना आएगा? 0 आएगा। उसके बाद B जो है वो यहां कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दूसरी चीज, W कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ P dV और लिमिट लगाएंगे V1 से V2 तक, या फिर W इक्वल्स टू P V2 माइनस V1 से निकालेंगे, या फिर डेल्टा W इक्वल्स टू NRT से निकाल लेंगे अपन। ठीक है। Q के लिए और U की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा ही चुका हूं। लास्ट आता है आइसोथर्मल, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है आइसोथर्मल या फिर समतापीय। तो समतापीय में क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो N, R और T तीनों कांस्टेंट है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? V, यानी कि P इंटू V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2 V2। तो ये इसकी अवस्था समीकरण आ गई। पीवी का कर्व का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्लोप जो है वो tan थीटा के बराबर होगा, जो कि dp बाई dv या फिर माइनस पी बाई माइनस वी के बराबर होगा। ठीक है, माइनस पी बाई वी के बराबर होगा। b जो है वो यहाँ p के बराबर होगा, बीटा। और वर्ग कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना 2.303 nRT log v2 ओपन v1 या फिर p1 ओपन p2 भी लिख सकते हो। ठीक है। यहां पर इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, 0 के बराबर होगी। और Q जो है वो वर्क के सीधा बराबर हो जाएगा। फर्स्ट लॉ से। लास्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या होता है? जो उष्मा का विनिमय होता है वो नहीं होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होती है, तो डेल्टा Q जो होता है वो 0 होता है। इसके लिए जो इक्वेशन आती है वो वहां PV इक्वल्स टू कांस्टेंट था, यहां PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। या फिर इसको PV को अपन T और V में या फिर P और T में कन्वर्ट करना चाहे तो TV गामा -1 या फिर P1 माइनस गामा और T गामा से भी आप याद रख सकते हैं। इसके लिए भी ग्राफ ऐसा ही कुछ दिखता है, पर स्लोप जो होता है वो माइनस P बाई V था, यहां माइनस गामा P बाई V हो जाएगा। वहां बीटा केवल P था, यहां गामा P हो जाएगा। यहां C जो है वो 0 होगा, वहां DU 0 था, यहां डेल्टा Q 0 है। और DU कैसे निकालेंगे? एक फिक्स फॉर्मूला NCV डेल्टा T से। और वर्ग कैसे निकालेंगे? P1 V1 माइनस P2 V2 ओपन गामा -1 से। इस तरीके से अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के सारे प्रोसेस और सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया। अब एक तुम्हारी जो कंडक्शन वाला प्रोसेस है उसके अंदर एक सवाल कॉमनली देखा जाता है कि 3 रॉड आपको जोड़ के दे देंगे, तीनों की लेंथ बोलेंगे L है, और तीनों के लिए कंडक्टिविटी जो है वो K है, इसकी भी K है, इसकी भी K है। तीनों के कोनों पर आपको टेम्परेचर दिया होगा और यहां पर आपको टेम्परेचर पूछेंगे, तो कैसे निकालेंगे भाई ये टेम्परेचर? तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो बाकी पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और उससे एक आध क्वेश्चन आता है, और इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो इसमें आपको क्या करना पता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। कैसे भाई? करंट इलेक्ट्रिसिटी केवीएल क्या था याद कीजिए। यहां का टेम्परेचर 100 है, यहां का कितना है? 10 डिग्री है, और यहां का भी 10 डिग्री है, ऐसा मान लो। 10 तो नहीं मानते अपन, 0 मान लेते हैं, 0 डिग्री है। तो यहां का टेम्परेचर जरूर 100 से कम होगा और 0 या 10 से ज्यादा होगा। तो मैं मानता हूं कि यहां पर करंट ऐसे आ रही है और यहां पर करंट ऐसे जा रही है। तो ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। तो मैं बोलूंगा I1 इक्वल्स टू क्या होगा? I2 प्लस I3। जितनी करंट आ रही है वो जाने के बराबर होती है। तो अब मैं I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 वाला जो कंसेप्ट है वो लगाऊंगा। और I इक्वल्स टू क्या होता है? I इक्वल्स टू क्या होता है भाई? V इक्वल्स टू IR। तो I इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई R। तो V क्या है? तो मैं यहां लिखूंगा डेल्टा V ओपन R के बराबर। मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा V ओपन R इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा कर दूंगा मैं। तो डेल्टा V ओपन R के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो मैं यहां लिखूंगा डेल्टा V1 की जगह मैं लिखूंगा डेल्टा T1
बाकी सब चीजें सेम है, मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूं। डेल्टा T1 इक्वल्स टू डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3। भाई देखो R क्या है, रेजिस्टेंस है जो यहाँ K के बराबर होता है और लेंथ के बराबर होता है, मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूं, केवल मैं टेम्परेचर को लिख रहा हूं। तो डेल्टा T1 इक्वल्स टू डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3। T1 कितना आ जाएगा 100 माइनस इसका टेम्परेचर मैंने T मान लिया, T इक्वल्स टू इसका कितना आएगा T माइनस 10 प्लस T माइनस 0, ये आ गई अपनी इक्वेशन। तो 100 माइनस T इक्वल्स टू T माइनस 10 और T माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा 2T माइनस 10। ठीक है, तो इस 2T को इस T को इधर लाया, मैं इसको इधर ले आया, तो 110 इक्वल्स टू 3T। तो T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 110 बाय 3। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी कंसेप्ट थे इंपॉर्टेंट वो आपको सारे कवर करवा दिए गए। यहां से आपको 3-4 सवाल जरूर 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 देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका एक प्यारा सा कमेंट कर इस मेहनत को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से आपको फटाफट चीजों को रिवाइज करवाते जाएंगे, कंसेप्ट को क्लियर करवाते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।